क्वेश्चन नंबर 22. द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU इज. इस क्वेश्चन में जो टर्म दिया हुआ है पहले उसे समझते हैं। पहला कह रहा है कि क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो मैग्नीट्यूड की अगर हम सिर्फ बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मीन्स वन क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज will be equal to 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन ये कह रहा है कि वन क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ESU में कितने के बराबर होता है? ESU जो है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है ये है यूनिट ऑफ चार्ज इन CGS सिस्टम। जिस तरह कूलम्ब चार्ज की यूनिट है SI सिस्टम में, उसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट दैट इज ESU इज यूनिट ऑफ चार्ज इन CGS सिस्टम। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो वन क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है उसे कन्वर्ट करना है ESU में। मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम कितने ESU के बराबर होगा? तो देखिए वी नो डैट हम जानते हैं कि 1 कूलम विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10⁻19 ESU। एक कूलम में 3 इंटू 10⁻19 ESU होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम में कितना होगा? तो 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 3 इंटू 10⁻9 ESU होगा, और ये आएंगे 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। तो according to question, the quantum of electric charge in ESU will be equal to 4.8 into 10⁻10 ESU. So the option number A is the right answer, 4.78 into 10⁻10 कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यूनिट ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग, इसे आप देख लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23. Which of the following ratio is constant for an isolated conductor? आइसोलेटेड कंडक्टर के केस में कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आइसोलेटेड कंडक्टर होता क्या है। तो आइसोलेटेड कंडक्टर होता है कंडक्टर विच इज नॉट कनेक्टेड विथ अदर कंडक्टर। वह कंडक्टर जो किसी दूसरे कंडक्टर से कांटेक्ट में नहीं है ना, कनेक्टेड नहीं है, उस कंडक्टर को हम बोलते हैं आइसोलेटेड कंडक्टर। तो फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर के केस में जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ टोटल चार्ज एंड पोटेंशियल रिमेन्स सेम। टोटल कंडक्टर के केस में जो रेशियो होता है टोटल चार्ज का और पोटेंशियल का, वो सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24. 1 coulomb charge will be equal to how many ESU? तो 1 coulomb चार्ज जो होता है वो बराबर होता है 2.99 इंटू 10⁻9 ESU, और इसे हम लिखते हैं 1 coulomb अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 ESU। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 3 इंटू 10⁻9 ESU। 1 कूलम चार्ज में 3 इंटू 10⁻9 ESU होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज। कहता है कि चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, जीरो होती है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, टेंजेंशियल टू द सरफेस होता है, या ऑप्शन डी एट 45 डिग्री टू द सरफेस होता है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, या हम कह सकते हैं कि दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करता है, और यह एक डिसकंटिन्यूअस स्मूथ कर्व है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहता है द टू लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। दो जो लाइन है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस एक पॉइंट पे कट करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पर फोर्स की डायरेक्शन दो साइड होंगे, यानी कि वहां पे एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन में फोर्स वर्क करता है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि टेंजेंट ऑन फील्ड लाइंस गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या बताएगा? वह डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहता है कि क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइंस इंडिकेट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस पॉइंट पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की क्राउडिंग होगी, अवेलेबिलिटी होगी, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्ज एंड टर्मिनेट्स एट राइट एंगल दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और यही क्वेश्चन है जो कि ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स से मैच करता है। तो देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे देखिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये कहता है लाइंस बिहेव लाइक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस है वो एक तनी हुई रस्सी की तरह बिहेव करती है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है द लाइंस लेटरली रिपेल ईच अदर। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस दूसरे को रिपेल करता है, जो ये इंडिकेट करता है कि सिमिलर चार्ज जो है वो रिपल्सिव नेचर के होते हैं। चलिए, सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल made up of two opposite charges having magnitude 3.2 into 10 to power minus 19 coulomb and minus 3.2 into 10 to power minus 19 coulomb separated by a distance 2.4 into 10 to power minus 10 meter each। डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है उसके जो फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट, ये होता है Q इंटू 2L। Q क्या है? तो Q है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, Q है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। दो चार्ज में से किसी एक चार्ज को लेंगे। 2L जो है ये है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज, ये दोनों चार्जेज का बीच का डिस्टेंस है। डायपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, सो P इक्वल टू Q इंटू 2L। वैल्यू पुट कर दीजिए। Q गिवन है 3.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 2L गिवन है 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 एंड दिस इज कूलॉम्ब मीटर। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो यह आएगा 7.68 इंटू 10 टू पावर माइनस 29 कूलॉम्ब मीटर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कुछ और पॉइंट हैं डायपोल के रिगार्डिंग। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेज
attached at a fixed distance is called electric dipole. Effectiveness of dipole is known as dipole moment. डायपोल का जो इफेक्टिवनेस होता है उसी को हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं. डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है. अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. एक तो इसका मैग्नीट्यूड जिसका फॉर्मूला होता है, जिसकी वैल्यू होती है q इंटू 2l, और दूसरा होता है डायरेक्शन. तो डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. जैसे देखिए दो चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज और एक है प्लस क्यू चार्ज. दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 2l. तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा P इक्वल टू होगा q इंटू 2l. अब चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम द लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेज, दोनों चार्ज को जो लाइन मिला रहा है उसी के अलाउंग होंगे, लेकिन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव पी एन, निगेटिव से पॉजिटिव पी ओर, यानी कि माइनस क्यू टू प्लस क्यू. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट. चलिए क्वेश्चन नंबर 27. इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल का रीजन होता है. देखिए V जो है यानी कि पोटेंशियल है वो कांस्टेंट. अब चूंकि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू dV बाई dr होता है ये जीरो होगा. जीरो क्यों होगा? क्योंकि हम कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है, जीरो होगा. क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन. इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब ये है कि रीजन के अंदर में कोई भी चार्ज नहीं है. दैट मीन्स देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन. तो देखिए जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो सबसे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. तो देखिए कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? ऑप्शन नंबर बी में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बता रहा है. अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसका मतलब ये हुआ है कि रीजन के अंदर जो सरफेस दिया हुआ है उसके अंदर चार्ज नहीं है. तो देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, ये भी सही है. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. बी एंड सी बोथ आर करेक्ट. बी एंड सी बोथ आर करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. 28. 1D ग्राफ जनरेटर इज यूज टू. 1D ग्राफ जनरेटर किस लिए यूज किया जाता है? तो 1D ग्राफ इज अ डिवाइस, 1D ग्राफ जनरेटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू जनरेट वेरी हाई वोल्टेज. लिख देते हैं यहाँ पे 1D ग्राफ generator is a device which is used to generate very high voltage. वेरी हाई वोल्टेज अगर हमें जनरेट करना होता है तो हम 1D ग्राफ जनरेटर यूज करते हैं. So the option number B, build up very high voltage of few million volt. So the option number B is the right answer. Next question, question number 29. One metallic sphere A is given positive charge. एक मेटालिक स्फीयर A है जिस पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया है. Whereas another identical मेटालिक स्फीयर B ऑफ एग्जैक्टली सेम मास, इसका भी मास सेम है ना. जो स्फीयर A है इसका भी मास A है और ये स्फीयर B है. B को निगेटिव चार्ज दिया गया है. A इज गिवन एज इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव चार्ज देन, है ना. कह रहा है कि स्फीयर A जिसका मास A है उस पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, जबकि सेकंड यानी कि दूसरा जो मेटालिक स्फीयर है एग्जैक्टली सेम एज A उस पे निगेटिव चार्ज दिया गया है. तो क्या होगा? ऑप्शन ए चेक करते हैं. मास ऑफ स्फीयर A एंड B रिमेन सेम. दोनों इक्वल होगा, दोनों सेम होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि
स्फीयर ए पे पॉजिटिव चार्ज दिया गया, इसका मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो मास जो है वो घटता है। बी में निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि इस पे इलेक्ट्रॉन दिया गया है ना, स्फीयर बी गेन इलेक्ट्रॉन, स्फीयर बी जो है वो इलेक्ट्रॉन लिया है, और जब कोई कंडक्टर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका मास इंक्रीज करता है। तो पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा, गलत। दूसरा कहता है कि मास ऑफ ए इंक्रीज, देखिए मास क्या ए का इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। सी कहता है मास ऑफ बी डिक्रीज, क्या स्फीयर बी का मास डिक्रीज कर रहा है, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। डी चेक कर लेते हैं, मास ऑफ बी इंक्रीज, क्या बी का मास इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, है ना। आप याद रखेंगे कि जब भी कभी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि उस पर पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, तो मास डिक्रीज करेगा। जब कंडक्टर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या फिर कहे कि उस पर निगेटिव चार्ज दिया जाता है, तो मास इंक्रीज करेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता इफ अ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड any spherical surface, then total flux coming out from whole surface will be। कह रहा है कि कोई एक स्फेरिकल सरफेस है, इसके अंदर में प्लस क्यू चार्ज दिया गया है, तो पूरे सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आएगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है फाई, ये होता है चार्ज इनसाइड द इनक्लोज्ड सरफेस टू द एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। और वैल्यू देखिए, स्फीयर के अंदर कितना चार्ज रखा गया है, प्लस क्यू, तो हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो टोटल फ्लक्स जो स्फेरिकल सरफेस से बाहर की तरफ आएंगे उसकी वैल्यू होगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इन द गिवन फिगर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए, अब ये भी क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है, तो हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कुछ पॉइंट बात कर डिस्कस कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ ने कहा था कि जो टोटल फ्लक्स होते हैं फाई, ये होता है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। इसके साथ ही उन्होंने और भी कुछ पॉइंट बताए थे। उन्होंने ये कहा था कि फ्लक्स डू नॉट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ क्लोज्ड सरफेस, जिस सरफेस से हम चार्ज को इनक्लोज कर रहे हैं, जिस सरफेस के अंदर हम चार्ज को रख रहे हैं, उसके शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। इट ओनली डिपेंड्स ऑन नेट चार्ज इनसाइड द इनक्लोज सरफेस, है ना, सरफेस के अंदर जो चार्ज रखा गया है उस पर डिपेंड करेगा। तो देखिए, चार सरफेस दिया हुआ है, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3 एंड सरफेस 4। सबका शेप अलग अलग है, तो फ्लक्स इस पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, है ना, फ्लक्स डिपेंड्स ऑन चार्ज इनसाइड द इनक्लोज सरफेस। देखिए, पहला सरफेस में चार्ज क्या है, प्लस क्यू। दूसरे सरफेस में चार्ज कितना है, प्लस क्यू। तीसरे सरफेस में चार्ज प्लस क्यू। चौथे में भी चार्ज कितना है, प्लस क्यू है। इसका मतलब यह होगा कि क्यू सब में सेम है, और जब क्यू सब में सेम रहेगा तो फ्लक्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जब फ्लक्स सेम रहेगा तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, कि फ्लक्स विल बी सेम थ्रू ऑल फिगर्स। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 करा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज। इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा। ये है इलेक्ट्रिक डायपोल, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, दिस इज प्लस क्यू चार्ज, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस 2L। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल एक्सिस, इक्वेटोरियल लाइन। इस इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट है, मैंने मान लिया P, तो पूछ रहा है कि पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना होगा। अब चूंकि जो इक्वेटोरियल लाइन है वो
एक्सिस या फिर सेंटर ऑफ द डाइपोल से क्रॉस करता है। अब चूंकि ये सेंटर ऑफ द डाइपोल से परपेंडिकुलरली क्रॉस करता है तो डाइपोल को ये दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक पार्ट की लेंथ एल हो गई और दूसरी पार्ट की लेंथ एल हो गई। ठीक है, अब ये इस डिस्टेंस की बात करते हैं और इस वाले डिस्टेंस की बात करते हैं। तो जो टोटल पोटेंशियल एट पी होगा ये हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के कारण पी पर पोटेंशियल कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा, ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस लेंगे। मैंने माना ये डिस्टेंस कितना है x, तो हो जाएगा x। अब पॉइंट P पे पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई डिस्टेंस। क्या ये भी डिस्टेंस सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि ये सेम है, ये हाइट सेम है, दोनों के लिए कॉमन है, ये सेम है, तो ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये हो जाएगा x। अब देखिए क्या ये दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कैंसिल करेंगे, तो क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेटोरियल एक्सिस पे कहीं भी कोई भी पॉइंट हो उस पॉइंट पर पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। 33 मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ईच ऑफ 8 माइक्रोफैराड एंड 250 वोल्ट कैपेसिटर दिया हुआ है। ये जो कैपेसिटर दिया हुआ है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। पहला इसकी कैपेसिटेंस दे दिया है कितना, 8 माइक्रोफैराड और पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया गया है 250 वोल्ट। ऐसा जो है वो बहुत सारे हैं, है ना, उसमें से कुछ को यूज करते हुए एक नया कंपोजिट कैपेसिटर बनाया गया है। क्या बनाया गया है, कंपोजिट कैपेसिटर बनाया गया है जिसकी कैपेसिटेंस यानी कि C इक्विवेलेंट दिया हुआ है कितना, 16 माइक्रोफैराड और साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस भी दे दिया गया है। कितना दिया गया है, तो V इक्विवेलेंट है वो दिया गया है 1000 वोल्ट। अब देखिए जो कैपेसिटर दिया हुआ है उसका सिंगल कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 250 वोल्ट है और उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 8 माइक्रोफैराड है ना। तो हमें जो कंपोजिट कैपेसिटर बनाना है तो उसमें हमें दोनों चेंज करना होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू भी बढ़ानी है और पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ाना है। तो कैपेसिटर को हमें कंबाइंड करना होगा। 3 मेथड होते हैं, सीरीज मेथड, पैरेलल मेथड और मिक्स मेथड। तो अगर हम सीरीज में करते हैं तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा लेकिन कैपेसिटेंस घट जाएगा। अगर हम पैरेलल में करते हैं तो पोटेंशियल सेम रहेगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि हमें दोनों को बढ़ाना है तो हमें मिक्स कंपोजिशन में चलना हो। तो देखिए एक कैपेसिटर का जो पोटेंशियल है वो 250 वोल्ट है, तो अगर हम सीरीज में 4 कैपेसिटर आइडेंटिकल कैपेसिटर जो दिया हुआ है अगर उसे हम कनेक्ट करें तो ये हो जाएगा आपका C1, ये हो जाएगा C2, सॉरी C1 C2 तो नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ है सेम, है ना, तो इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। ये हो जाएगा आपका C1, है ना, ये भी हो जाएगा आपका C और C कितना दिया हुआ है, तो 8 माइक्रोफैराड, ये दिया हुआ है 8 माइक्रोफैराड, ये भी हो गया 8 माइक्रोफैराड, ये भी हो गया है 8 माइक्रोफैराड और ये भी हो गया है 8 माइक्रोफैराड सीरीज में। ठीक है, तो अगर ये इतना हम छोड़ देते हैं तो इस वाले केस में जो C इक्विवेलेंट आएगा वो 8/4 यानी कि 2 माइक्रोफैराड आएगा। कितना आएगा, 2 माइक्रोफैराड। हमें लाना कितना है, 16 माइक्रोफैराड, ये तो आ रहा है 2 माइक्रोफैराड। वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर वोल्टेज है 250 वोल्ट पहला के क्रॉस, दूसरा का क्रॉस भी 250 वोल्ट है, तीसरा का क्रॉस भी 250 वोल्ट है और चौथे का क्रॉस भी 250 वोल्ट है। तो क्या V इक्विवेलेंट 1000 वोल्ट आ गया, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाते हैं तो ऐड करने के बाद 1000 वोल्ट मिल रहा है। तो V इक्विवेलेंट का तो हमारे पास जो प्रॉब्लम था वो सॉर्ट आउट हो गया। अब हमें एक वर्क करना है किस पे, C इक्विवेलेंट। जब हम एक ही
रो मैंने कनेक्ट किया है, तो जो सी इक्विवेलेंट आया है वो कितना आया है, 2 माइक्रो फैराड। अगर ऐसा ऐसा हम और कनेक्ट करें तो क्या होगा, देखिए मैंने 4 और कनेक्ट कर दिया, अब कितना हो गया, 2 माइक्रो फैराड इसका हो गया, 2 माइक्रो फैराड इसके लिए हो जाएगा, ठीक है, और ये दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 माइक्रो फैराड, यानी कि अब तो ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। एक और कनेक्ट कर देते हैं, तो ऐसा ऐसा अगर हम एक और कनेक्ट करते हैं तो देखिए अब इसका जो इक्विवेलेंट बन गया वो 6 माइक्रो फैराड हो गया है, और अगर हम कनेक्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 8 माइक्रो फैराड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहाँ पे 4x4 का कॉम्बिनेशन किया है तो आ रहे हैं 8 माइक्रो फैराड एंड 1000 वोल्ट, लेकिन हमें लाने कितने हैं, 16 माइक्रो फैराड, यानी कि हमें ऐसे ऐसे 8 रो करने होंगे। कितने करने होंगे, 8 रो करने होंगे। ये आ गया 5वां रो। फिर हम नेक्स्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 6ठा रो, ये आ गया आपका 7वां रो, ये हो गया आपका 8वां रो। अब देखिए एक रो का इक्विवेलेंट जो है, एक रो का इक्विवेलेंट जो है वो 2 है, तो 8 रो का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 माइक्रोफैराड, और वी इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1000 वोल्ट। तो आप मुझे बताइए इस कॉम्बिनेशन में टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना हुआ, एक रो में 4 है तो 8 रो में 32, तो 32 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। 32 is the right answer, option number B. Next question. तथा metallic sphere of radius r is charged to potential V, then charge Q is proportional to। एक मेटालिक स्फेयर है जिसकी रेडियस आर गिवन हुई है, गिवन है ना, जिसका पोटेंशियल V है, तो कहता है चार्ज प्रोपोर्शनल होगा, V के प्रोपोर्शनल होगा, R के प्रोपोर्शनल होगा, दोनों का प्रोपोर्शनल होगा, या किसी का नहीं। तो देखिए अगर ये मेटालिक कंडक्टर है स्फेयर का, है ना, जिसका रेडियस आर गिवन है, तो जो पोटेंशियल होगा V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, दिस इज कांस्टेंट। तो क्या हम लिख सकते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इंटू आर, मीन्स Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। किसके, V का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और R का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 35। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज, मेटल के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, तो याद रखिएगा मेटल का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनफाइनाइट। लेकिन अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं, अगर हम वैक्यूम की बात करते हैं तो के का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। अगर हम एयर की बात करते हैं तो के का जो वैल्यू होता है 1.0006 होता है। अगर हम वाटर की बात करते हैं, पानी वाटर की बात करते हैं तो ये 80 होता है। ऑयल की बात करते हैं तो ये 4 होता है। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। कहता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज, पॉइंट पर, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो देखिए एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट एफ इक्वल टू होता है फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। ये दोनों से एक रिलेशन बन करके आता है और ये रिलेशन होता है F इक्वल टू क्यू ई। तो जो E होगा ये हो जाएगा F बाई क्यू। आप ऑप्शन मैच कर लीजिए, E इक्वल टू F बाई क्यू, सो द ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज, तो जो सरफेस डेंसिटी होता है ये होता है टोटल चार्ज, या फिर इसे लिखा जाता है नेट
चार्ज ऑन सरफेस अपॉन सरफेस एरिया अपॉन सरफेस एरिया, यानी कि सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। So the right answer is option number A. Sigma equal to Q by A. Next question. Energy stored in a capacitor and dissipated during charging a capacitor bear a ratio. कहता है कि जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उस प्रोसेस में कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करेगा और प्रोसेस में जो एनर्जी डिसिपेट होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए, ये कैपेसिटर है, इसे हम चार्जिंग कंडीशन में यूज कर रहे हैं तो हमें बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो अपोजिट प्लेट पे निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, वी नो डैट, हम जानते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है कितना, हाफ सी वी एस, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं हाफ क्यू वी। ठीक है, एनर्जी गिवन बाय बैटरी, क्योंकि एनर्जी दे कौन रहा है, बैटरी, तो एनर्जी गिवन बाय बैटरी, कितना एनर्जी बैटरी देता है, तो क्यू वी। बैटरी एनर्जी दे रहा है क्यू वी, है ना, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर रहा है हाफ क्यू वी। सो एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी डिसिपेटेड कितना हो जाएगा, एनर्जी गिवन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी, कितना हो जाएगा, हाफ क्यू वी। अब चलिए, अब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है कि रेशियो मुझे बताइए, किसका रेशियो पूछा रहा है, यहाँ पे रेशियो बताइए, किसका रेशियो, तो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर। तो जो हम रेशियो की बात करते हैं, रेशियो यानी कि यूसी, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ये है ना एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, इसे हमने यूसी से रिप्रेजेंट कर लिया है ना, यूसी अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड, तो एनर्जी जो डिसिपेटेड है इसे मैंने यूडी कर लिया, तो हमें यूडी निकालना है, वैल्यू पुट करिए, यूसी कितना है, हाफ क्यूबी, और यूडी कितना है, हाफ क्यूबी, दोनों कैंसिल आउट, कितना हो गया ये 1:1। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1:1। चलिए नेक्स्ट नंबर 39। अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर हैज बीन गिवन अ चार्ज ऑफ 5 × 10⁻⁶ कूलम, द एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज। तो चार्ज कंडक्टर का एनर्जी क्या होगा, ये देखिए, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस दी हुई है r, और r की वैल्यू दे दी गई है 18 सेंटीमीटर, का मतलब है 0.18 मीटर। इस पे चार्ज दिया गया है Q इक्वल टू 5 × 10⁻⁶ कूलम, मैंने इस पे चार्ज दे दिया गया है। तो कह रहा है कि एनर्जी कितना होगा ये कंडक्टर का, एनर्जी U होता है हाफ सी वी स्क्वायर, या इसको हम हाफ क्यू भी लिखते हैं। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, हाफ इंटू क्यू तो दिया हुआ है, तो सिंपल सा हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 5 × 10⁻⁶, इंटू पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, तो ये चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, और पोटेंशियल का वैल्यू होता है V इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, है ना। सॉल्व करिए तो 9 × 10⁹, ये कहां से आया, क्योंकि 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, इंटू Q दिया हुआ है तो 5 × 10⁻⁶, अपॉन R दिया हुआ है 0.18। सॉल्व है ना, यह वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 9 × 10⁹ इंटू 5 × 10⁻⁶, अपॉन 0.18। इसे जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है 0.625 जूल। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 0.6 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज।
परमिटिविटी का मतलब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, फ्री स्पेस के लिए कितना होगा। तो एप्सिलॉन नॉट जिसे हम परमिटिविटी बोलते हैं उसकी वैल्यू फ्री स्पेस के लिए होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। ठीक है, कुछ डेटा है जैसे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका भी वैल्यू पूछा जाता है। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9।